देखो अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना, एक्सपेरिमेंट बाद में लेंगे। ये लिया था फैराडेज नाम के साइंटिस्ट ने। देखना, अगर किसी करंट कैरिंग वायर है, यानी क्लोज सर्किट ही रहेगा, करंट फ्लो रहा मतलब सर्किट ही है क्लोज, और वी कैन से कॉइल है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट या कॉइल है, ठीक है ना। अगर किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो क्या डेवलप होती? मैग्नेटिक फील्ड। ये पिछले चैप्टर में हो चुका है कि किसी वायर में से अगर आप करंट पास करेंगे तो उस वायर में क्या डेवलप होंगी? आजू बाजू में उसके मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है इट इज अ सर्किट और अ क्लोज कॉइल। क्लोज ही रहेगा ना, ये वायर है, अब इसमें से करंट पास करना है, अपन दिखा रहे हैं ऐसा, तो बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, वो वही क्लोज सर्किट। तो इस वायर के आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रेट वायर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर कॉइल है जैसे सोलेनॉइड तो अलोंग द एक्सिस, पर दोनों भी केस में क्या डेवलप होती? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये है पहले एक बार, तो याद रखो सर्किट है या क्लोज्ड कॉइल है, सर्किट या कॉइल। किसी वायर में से अगर करंट पास करेंगे तो क्या डेवलप होंगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडेज ने उल्टा सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करंट डेवलप हो सकता? तो अभी जो अपन जनरेटर्स यूज करते हैं, एसी जनरेटर, जिससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, वो यही लॉ पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या डेवलप होगा? करंट इन द वायर, ठीक है। पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सब अभी डिटेल में देखेंगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पर जस्ट समझाने के लिए है, इसलिए चेंजिंग वर्ड डाला नहीं लेंगे, ठीक है। फिर से देखो, ये अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में से करंट पास करेंगे दिस इज करंट कैरिंग वायर, ठीक है, तो उसके आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब रिवर्स देखने वाले हैं अपन कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पर अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करंट डेवलप होगा कॉइल में? रिवर्स होना चाहिए पॉसिबल। तो यही फैराडेज एक्सपेरिमेंट है कि आप अगर किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो उसके आजू बाजू में क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप किसी वायर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड रखे तो उसके अंदर करंट डेवलप होता क्या, वो ये देखना है। एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो रिवर्स इज आल्सो ट्रू, ये अपने को देखना है अभी। तो याद रखो, ये पिछले चैप्टर में फिर से हो चुका है, करंट कैरिंग वायर के बाजू में क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें करंट पास नहीं करेंगे अपन, ठीक है, करंट हटा दो, सिर्फ वायर रखेंगे और उसके आजू बाजू में क्या रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से इस वायर में करंट आता है, ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट है, ध्यान। तो रिवर्स पॉसिबल है क्या, वो अपन स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उन्होंने ये सोचा कि यार अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है तो उसके आजू बाजू में क्या डेवलप हो रही? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस वायर में करंट अभी हम पास नहीं करें बट उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड लगा दे किसी तरह, तो इसमें करंट डेवलप होता क्या, वो अपने को देखना है। तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइल, सोलेनॉइड लेंगे अभी फिलहाल के, एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि एक कॉइल है और एक मैग्नेट है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट दो एक्सपेरिमेंट है, इसमें का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इट इज कॉइल मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट ही पूरे चैप्टर का बेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान दो, इसको लगाएंगे एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। याद रखना, फिर से बता रहा, गैल्वेनोमीटर जैसे आप लोगों ने बचपन में यूज किए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, एमीटर वोल्टमीटर, वो यही है। इसी गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो होगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, एक्स्ट्रा पोर्शन में है, तो वो मैं ले लूंगा।
बट याद रखना गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, पहले भी बताया, दैट कैन सेंस द करंट। अगर फिल इन द ब्लैंक में आया कि विच डिवाइस कैन सेंस द करंट, एमीटर भी है और गैल्वेनोमीटर भी है, तो गैल्वेनोमीटर को चूज करना। गैल्वेनोमीटर आत्मा है, इसी से आप वोल्टमीटर बना सकते हैं, इसी से आप एमीटर बना सकते हैं, ठीक है, इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस दैट कैन सेंस द करंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें बैटरी नहीं लगाया आपने, देखो कॉइल है पर उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है, बैटरी नहीं लगाया, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब अपन ने कॉइल लिया और उसके बाजू में क्या लिया, मैग्नेट। अब देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट डेवलप होता है। रिवर्स में अपन ने देखा है कि इसमें से अगर करंट पास करो तो इसके बाजू में क्या डेवलप होंगी, इसके एक्सिस में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन रिवर्स देख रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट कॉइल के बाजू में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, सॉरी करंट डेवलप होता है क्या, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये देख लो एक बार, पहले क्या करें, ये कॉइल लिया, उसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया। याद रखना गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन सेंस द करंट, ठीक है। दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज कॉइल, और ये अपना मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को बाजू में स्टेशनरी रख दो। यहां गैल्वेनोमीटर में अभी काटा है, अभी वो 0 पे है, और इधर डिफ्लेक्शन बता सकता, समझो इधर 5 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, अभी डिफ्लेक्शन का है 0। और भी रीडिंग है बीच में, जस्ट एक नंबर लिख लिया अपन ने। तो अभी मैग्नेट बाजू में रखा हुआ है, स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है, काटे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया। मैग्नेट को अगर आप अंदर भी रख देंगे कॉइल के तो भी वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। बट जब फैराडे ये कर रहे थे कि भाई कॉइल के अंदर रखो, कॉइल से बाहर निकालो, तो मैग्नेट का क्या हो रहा था, मोशन। अरे यहां से ले जाएंगे, अंदर रखेंगे, अंदर से वापस बाहर निकालेंगे, तो समझो वो मैग्नेट अंदर रखने के लिए इधर से लेके गए ऐसे। तो ही फाउंड दैट कि जैसे ही मैग्नेट मोशन में आया, इसने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बताया, 0 से आगे गया, पहले 0 पे था, अब इधर आ गया, ठीक है। देखो गैल्वेनोमीटर थोड़ा बड़ा बना है, तो ये काटा है, अभी 0 पे है, पर जब उन्होंने सामने लाया, आगे लाया, यानी मैग्नेट काय में है, मोशन में, मैग्नेट इज इन मोशन। सो अगर मोशन में है तो देखो जैसे जैसे आप सामने लाएंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। अरे मैग्नेट दूर था, अब मैग्नेट सामने ला रहे थे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो रही चेंज, जो भी हो रही इंक्रीज डिक्रीज बट चेंज हो रही, ठीक है। तो पहले तो अपन ने स्टेशनरी रखे थे दोनों को, काटे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया, कहा था 0 पर ही। पर जैसे ही आप मैग्नेट को अंदर रखने के लिए सामने लेके जाएंगे तो काटा मूवमेंट में भी डिफ्लेक्शन बताएंगे, ये वाली डायरेक्शन में दिखाया सामने ले जाने से, ठीक है। यानी जब आप मोशन में है, मोशन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही, चेंज। कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही समझना, ये मैग्नेट है, समझो दूर है, जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को सामने लाएंगे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अब अंदर रख दिया, गैल्वेनोमीटर ने वापस क्या डिफ्लेक्शन बताया, 0, क्योंकि मैग्नेट क्या हो गया, स्टेशनरी। अब फिर से मैग्नेट को बाहर निकालना है, यानी ये वाली मोशन, तो गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन बताया, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो सामने लाते समय ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताया और दूर ले जाते समय ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताया। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट पर से कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताना मींस करंट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या सेंस कर रहा, करंट, माइन्यूट भी करंट रहा तो सेंस कर लेगा। बट जब आप मैग्नेट को आगे या पीछे मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर मोमेंट में डिफ्लेक्शन बताएगा, आगे लाते समय समझो ये डायरेक्शन में, तो दूर ले जाते समय ये डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। समझ में आया? तो अगर आपको उस पर से ये कंक्लूजन निकालना उन्होंने कि अगर आपको इस कॉइल में करंट डेवलप करना है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, चेंजिंग, या बोल सकते हैं अपन टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही, तो ही इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, करंट। इसीलिए इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस हो रहा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल,
तभी तो करंट जाएगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो एक बार समझो। ठीक है ना, तो याद रखना, अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे बाहर या मैग्नेट को स्टेशनरी अंदर रखेंगे तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो कॉइल यहाँ है, मैग्नेट 2 किलोमीटर दूर नहीं है, कॉइल और ये पास में होने चाहिए, सो मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कॉइल। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, या आप बोल सकते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चेंज हो रहे, तो आप इसको सामने लाएंगे तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, दूर लेके जाएंगे तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, सामने लाते समय इधर डिफ्लेक्शन बताया, दूर ले जाते समय इधर डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, देखो ये समझा। तो फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंट है और एक और एक्सपेरिमेंट है, दोनों पर से सेम ही कंक्लूजन है। सबसे पहले यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, स्टेडी नहीं होनी चाहिए, यानी आप मैग्नेट और कॉइल को अगर स्टेडी रखेंगे तो नहीं चलेगा, मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी उनके बीच में का डिस्टेंस या तो डिक्रीज होना चाहिए या डिस्टेंस होना चाहिए इंक्रीज, रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन है तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पे चेंज हुई है तो ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये देख लो, फिर इसको और एक बार समझाता फिर आगे चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी इन दोनों में का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही, यानी इसको मूव करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज। देखो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही मतलब क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स याद है, फाई से डिनोट किया था मैग्नेट में, लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे जैसे आप इसको सामने लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रही, मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा, फ्लक्स। अब आप दूर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कम पास होंगे, मतलब क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स। तो अपन वो भी बोल सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है या क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स, एक ही बात है। मैग्नेटिक इंडक्शन याद करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d phi by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस में लिया है ना, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक भी थे मैग्नेटिक भी रहते, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या लिखा था, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया d phi by da। तो अपन ने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था, इसको इधर phi is equals to b dot ds, t नहीं है, एरिया लेना t। तो ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, फ्लक्स का b dot ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था e dot ds, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे b dot ds, तो ये काम आएगा अपने फ्लक्स का, एक बार देख ले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी हुआ 11th में और 12th का भी हो गया अपना, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो फ्लक्स चेंज होगा, क्या चेंज होगा, फ्लक्स। सामने लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, दूर लेके जाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, कम लाइन ऑफ फोर्सेस। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं। तो सभी केस में इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही, चेंज। तो मेंशन कुछ भी करो तो चलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, लाइन ऑफ फोर्सेस में एक पॉइंट ऐसा था इलेक्ट्रिक वाले में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया।
तो वैसे ही यहाँ है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा बी डॉट डी एस। ये देखना ये काम आएगा आपने, इलेक्ट्रिक वाला भी देखना और मैग्नेटिक वाला भी देखना। फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके 3 यूनिट बताए थे ना, एक उसमें से ये भी था वेपर इसका पर मीटर स्क्वायर और साइंटिस्ट के नाम पे टेस्ला। तो इस पर से भी था यूनिट, ये समझाया है, देखना उसको, तो ये थोड़ा सा याद रखना, देख लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने काम आएगा। तो देखो ये समझ में आया। अब अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव करें तो भी चलेगा, दोनों में रिलेटिव मोशन है। आप जब कॉइल को सामने लेके आएंगे, मैग्नेट स्टेशनरी है, एरो इधर की है, अब इसको सामने लाएंगे तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। अब इसको दूर लेके जाएंगे तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। तो चाहे मैग्नेट मूव हो, चाहे कॉइल मूव हो, चाहे दोनों मूव हो, मैग्नेट और कॉइल दोनों भी मूव हुए तो चलता, कोई एक मूव हुआ तो भी चलता, बट उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ में मूव हो रहे और एक साथ में इधर आ रहा है, ऐसा नहीं। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए या डिस्टेंस डिक्रीज, दोनों स्टेशनरी में नहीं चलेंगे। क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। अब इसको मूव करो या इसको मूव करो या दोनों को मूव करो, सेम रिजल्ट इज ऑल्सो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट थोड़ा याद रखना। अब मान लो, फिर से ध्यान देना, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट को सामने ला रहा है, तो कांटे ने इधर डिफ्लेक्शन बताया, जस्ट एग्जांपल, जरूरी नहीं है उधर ही दिखाएं, उधर भी दिखा सकता, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये इधर दिखा दिया समझो डिफ्लेक्शन। अब अपन क्या करेंगे, पोलैरिटी बदल दो, इधर कर दो साउथ और इधर कर दो नॉर्थ। अब उसी मैग्नेट को सामने लाओ तो अब पोलैरिटी बदल गई, तो करंट की भी यहां पे पोलैरिटी बदल गई। तो अगर आपने यहां पोल का फेसिंग द कॉइल बदल दिया तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। पहले इधर बता रहा था सामने लाने से, मैं अब इधर बताएंगे, और जब दूर लेके जाएंगे तो इधर वाली साइड में डिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो अगर आपने पोलैरिटी बदला, ये याद रखना, तो करंट का डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। डिफ्लेक्शन वैसे भी बदल रहा, सामने लाएंगे तो इधर दिखा रहा, पर इधर, पर नॉर्थ पोल में उल्टा है। नॉर्थ पोल में पहले इधर डिफ्लेक्शन बता रहा था सामने लाते समय, और दूर ले जाते समय दूसरी तरफ दिखा रहा था। तो पोलैरिटी बदलेंगे तो भी डिफ्लेक्शन बदलेगा, पर याद रखना सामने लाते समय एक तरफ, दूर ले जाते समय दूसरी तरफ। सर सिर्फ फर्क इतना है कि अगर नॉर्थ फेसिंग था सपोज, तो इधर डिफ्लेक्शन बताया गया वोल्टमीटर में सामने लाते समय, तो वही अगर साउथ फेसिंग है, वही सामने ला रहा है, तो गैलोरीमीटर में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन बताएगा। अब इसमें दूर ले जाते समय इधर डिफ्लेक्शन बताएगा, तो इसमें दूर ले जाते समय इधर डिफ्लेक्शन बताएगा, बस इतना फर्क है। तो पोलैरिटी भी बदलेंगे तो भी चेंज होगा। तो याद रखना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग भी बोल सकते हैं, या फ्लक्स चेंज हो रहा ऐसा भी बोल सकते, चेंजिंग फ्लक्स, सब चलेगा। फ्लक्स वाला फॉर्मूला एक बार वापस से देखना। तो ये हो गया अपना पहला एक्सपेरिमेंट। याद रखो, कॉइल मूव हुई तो भी चलता, मैग्नेट मूव हुआ तो भी चलता, दोनों मूव हुए तो भी चलता। सिर्फ याद रखना रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, या तो डिस्टेंस क्या हो रहा इंक्रीज, या डिस्टेंस क्या हो रहा डिक्रीज, मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग, पर रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना, एक बार बता देता हूं। फ्लक्स इसका यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में देखिएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, और एक डेफिनेशन ये लिया था, देखना 11th केस में, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो इस पर से लिखा था न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूनिट, और इस पर से लिखा था वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे लिखते अपन टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के तीनों यूनिट याद रखना, ये लिया है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे डायग्राम निकाले अपन ने, देखना प्रॉपर्टीज भी लिए, तो वो एक बार देख लेंगे।
उसमें ये प्रॉपर्टी भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ओरिजिनेटिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। देखना है, सो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं B डॉट BA या DS, जो भी लिखना है तब देखो, एरिया को A लिखा है, S भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला रहता है डॉट प्रोडक्ट टाइम ऑफ cos थीटा। ये लिख के दिया, फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, फ्लक्स डेंसिटी, इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक इंडक्शन। ये फॉर्मूला देखा, तो फैराडेज का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, ये फॉर्मूला देखना, ढूंढना, काम आएगा आगे। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे अब देखो आगे सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते हैं। फिर से याद रखना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपन ने शो किया है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए एसोसिएटेड विद द कॉइल, ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अपन बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, ठीक है, तो फ्लक्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उन्होंने, ये है कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट, पहला था कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, अब है कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। अब देखो वो सीधी डायग्राम निकाला था वैसे निकाला, एक ही बात है, ये गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना है, अभी क्या करना है, जीरो पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, पहले कॉइल सीधी थी अब ऐसे बनाया है, कोई फर्क नहीं है, वही है। अब मैग्नेट की जगह दूसरी कॉइल ले लो, मैग्नेट की जगह दूसरी कॉइल ले लो और इसमें से पास करेंगे करंट, अभी फिलहाल रियोस्टेट नहीं लगा रहे, बाद में रियोस्टेट भी लगा देंगे, ये की है ऑन ऑफ करने के लिए से, इसमें से करंट पास करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। सेम एक्सपेरिमेंट है बट मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग कॉइल रखिए, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी, इसके साथ चेंज होगी, ठीक है, देखो एक बार, ये कॉइल पहले सीधी थी और मैग्नेट था, अब ऐसे रखा बनाया और ये बाजू में मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग कॉइल बना दिया, अभी करंट पास करने का एक डॉट रख दो, देख लो एक बार, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, करंट ऑन करेंगे, करंट ऑन करेंगे, तो अभी फिलहाल करंट कितना है, 0, जब ऑन करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, मैक्सिमम हो जाएगा जब तक आए, तो ये मैंने डॉट लगा दिया, अब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा 0 से लेके आएगा, ठीक है। जब करंट चेंज हो रहा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स, या आप बोल सकते मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज हो रहा बोलो या चेंज हो रही मैग्नेटिक फील्ड, कैसे चेंज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, जब आप इसमें से करंट पास करेंगे करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज, तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगा, समझो ये डायरेक्शन, ये 0 वाला, ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला, नंबर डाल देते जो पहले डाले थे वैसे, ठीक है, डिफ्लेक्शन मिला एक साइड में, पर जैसे ही करंट कांस्टेंट, पहले मैंने क्या बोला 0 से लेके I तक इंक्रीज होगा बटन ऑन करने के बाद, तो इंक्रीज हो गया, अब मैक्सिमम हो गया करंट I, अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो काटा वापस से क्या आ जाएगा 0 पे, तो याद रखना लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन बताया था उसने जब अपन ने करंट को ऑन किया, देखो जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया, मैग्नेटिक करंट कांस्टेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इस कॉइल के लिए अब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ अब देखो अब क्या करने वाले, अब करंट करेंगे ऑफ, ये ऑन किया था आपने, अब कर रहे हैं ऑफ, ऑफ कर रहे हैं मतलब करंट है मैक्सिमम और अब वो होने वाला है 0, मतलब फिर से करंट चेंज हो रहा, करंट चेंज हो रहा मतलब फ्लक्स इसके लिए चेंज हो रहा, या चेंज हो रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन बताएगा मगर अपोजिट डायरेक्शन, अरे अभी तो बताया ना करंट जैसे मैग्नेट का, मैग्नेट सामने लाते समय एक डायरेक्शन में, दूर ले जाते समय दूसरी डायरेक्शन में, सेम वे करंट इंक्रीज होते समय एक डायरेक्शन में तो करंट डिक्रीज होते समय दूसरी डायरेक्शन में, फिर करंट हो गया 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 या कांस्टेंट बोलो नहीं है, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन वापस 0 पे आ जाएगा।
तो ये कॉइल जब ऑन या ऑफ करेंगे इसमें करंट, तभी ये कॉइल में डिफ्लेक्शन मिलेगा, तभी डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इन दो पॉइंट से भी यही पता चल रहा, चाहे ऑन करो चाहे ऑफ करो, क्या चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, या क्या चेंज हो रही, सपोज बोल सकते हैं मैग्नेटिक। अब इसको ऑन रखो, अब जैसे मूव कर रहे थे, मूव भी किया तो चलेगा, इस कॉइल को दूर ले जाओ या इस कॉइल को सामने लाओ। दूर ले जाएंगे तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होंगी, सामने लाएंगे तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। पर करंट कांस्टेंट है, अगर स्टेशनरी रखेंगे तो नहीं, पर अगर कॉइल को मूव करेंगे जैसे मैग्नेट को कर रहे थे तो भी ये डिफ्लेक्शन बताएंगे। सेम वही पता चल रहा, या तो फ्लक्स चेंज हो रहा, या बोल सकते हैं अपन क्या चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा देखते हैं, अब यहां लगा लेते हैं रियोस्टेट, ये रियोस्टेट, यस रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं। देखो सादा रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं, सिंबल आपको देखा हूं, ये ऐसा बना दो तो, या ऐसा बना दो, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या है, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें करंट ऑन ही रखो, करंट ऑन ही है, ठीक है, तो वो हटा देते हैं वहां से, करंट ऑन ही है ना, ये अरे यार ये भी है, चलो ठीक है फिर से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, रियोस्टेट में वैल्यू चेंज करेंगे, उस पे नॉब रहता है जिसको मूव करके आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, करंट। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। यानी करंट चेंज हो रहा तो क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स, या अपन बोल सकते क्या चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसे भी करेंगे तो चलेगा, ऑन ऑफ करो तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बताएगा, उसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो भी ये करंट चेंज होगा, इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट समझ में आया। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए या फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, तभी तो करंट फ्लो होगा ना, नहीं तो करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा बोल रहे हैं, तो करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर तभी क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कॉइल में एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो एक डायरेक्शन में रहा तो डिफ्लेक्शन इधर, डायरेक्शन बदल गई तो डिफ्लेक्शन उधर, यानी क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। ईएमएफ पढ़ा है अपन ने पहले, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, दोनों में से कुछ भी। ईएमएफ के बिना करंट फ्लो नहीं हो, तो अपन बोल सकते हैं करंट इंड्यूस हुआ या ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो याद रखना ये क्या चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट से यही पता चला आपको। शॉर्ट में वो लाइन लिख लेते, एक्सपेरिमेंट याद रखो, करंट चेंज होगा तो ही इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेट वाले में भी वही था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा मतलब करंट इंड्यूस हुआ है, पर करंट इंड्यूस कब होगा याद रखना, अपन बोलेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट एक बार वापस से पढ़ लो, देख लो और ध्यान से देखो, दोनों भी केस में क्या है, मैग्नेट वाले में भी देखो, ये मैग्नेट का पहले वाला एक्सपेरिमेंट नॉर्थ साउथ, ये कॉइल, ये अपना गैल्वेनोमीटर, अभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बता रहा था 0, सामने लाएंगे या पीछे ले जाएंगे तो चेंज क्या हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, सामने लाते समय अगर ये डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ तो कांटा एक तरफ डिफ्लेक्शन बताएगा, दूर ले जाते समय करंट की डायरेक्शन बदल देंगे, ये ऐसे, तो कांटा दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन बताएगा। तो याद रखो, या तो दूर ले जाओ या सामने ले जाओ, या रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों भी मूव हुए तो चलता। इन शॉर्ट क्या चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों एक्सपेरिमेंट पर से यही कंक्लूजन निकला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही, कांस्टेंट नहीं है, यानी मैग्नेट आप कांस्टेंट रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन बताएगा जब मैग्नेट मूव हो रहा। तो उसमें क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ, या आप बोल सकते क्या इंड्यूस हुआ? करंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल का जैसे रहता है वैसे। अगर ईएमएफ नहीं रहा तो करंट नहीं, तो ईएमएफ डेवलप हुआ, बोल सकते हैं, यानी करंट फ्लो होगा। ठीक है। और एक चीज याद रखना, मैग्नेट को स्लो मूव करेंगे, स्लो, तो कांटा कम डिफ्लेक्शन बताएंगे। जैसे ये 1 है इधर, ये 2 है इधर, दोनों तरफ, ये बीच में 0, तो सब जो धीरे मूव कर रहे हैं तो कांटा इधर और इधर डिफ्लेक्शन बता रहा है। ऐसे फास्ट मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा मिलेगा, और फास्ट मूव करेंगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो याद रखो, जितना फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, या उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होगा? करंट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में ये भी याद रखना। ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, बट जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा या उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो आप इस मैग्नेट को जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। फास्टर द मोशन, मोर विल बी द करंट इंड्यूस या मोर विल बी द ईएमएफ इंड्यूस। पोटेंशियल ज्यादा, करंट ज्यादा। ओम्स लॉ याद है? देखो, तो ये याद रखना है। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट विल इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल। और याद रखना, जितना फास्ट मूव करेंगे, ये पहले एक्सपेरिमेंट में बताना रह गया था, तो याद रखो, जितना फास्ट आप इस मैग्नेट को मूव करेंगे आगे पीछे या कॉइल को मूव करेंगे, उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर क्या बताएंगे? डिफ्लेक्शन, यानी उतना ज्यादा फास्ट फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट पर से और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या सेकंड एक्सपेरिमेंट दोनों पर से एक ही कंक्लूजन निकला कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ और करंट। तो फ्लक्स जितना फास्ट चेंज होगा, फास्ट चेंज करेंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा या उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अब इन दोनों पर से फैराडेज के लॉज है, तो वो लॉज बताना। अब देखो आगे, अब लिखने पर फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉज है, उस पर से जो भी अपन ने बोला है उस पर से लिखने हैं लॉज। तो वी आर टेकिंग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी पर से लिखना है। देखो, फर्स्ट व्हेनेवर, पूरा लिखना, व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, कॉइल से दूर नहीं, कॉइल के पास होना चाहिए, एसोसिएटेड विद द कॉइल। बोला ना, नहीं तो कॉइल एक जगह, मैग्नेट बन गई दूसरी जगह, वो नहीं चलेगा। कॉइल कॉमा EMF is induced in that coil। तो ये वही ऑब्जर्वेशन है कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तो ही EMF इंड्यूस होगा, याद रखना, अदरवाइज नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो EMF इंड्यूस होगा। तो वही लिखा, EMF मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो देखो, पूरा लिखना, whenever there is, पूरा यहाँ पे लिखना, whenever there is changing magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in that coil। तो EMF कब इंड्यूस होगा? कॉइल में, जब उस कॉइल के साथ क्या एसोसिएटेड होंगी? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से सुनना, whenever, दोनों एक्सपेरिमेंट में यही बोला है अपन ने बार बार कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। Whenever there is changing magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in that coil। फिर से सुनना, whenever there is changing magnetic flux
associated with the coil, EMF is induced in that coil. ठीक है, सेकंड लॉ देखते हैं, पहला देखते हैं। अब सेकंड, ये जो EMF इंड्यूस हुआ है is directly proportional to, words में लिखा, the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ये लास्ट में बताया था कि आप जितना फास्ट मैग्नेट मूव करेंगे उतना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही ज्यादा क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो ये भी उसी पर से कंक्लूजन है। तो सेकंड लॉ वापस से सुनने एक बार, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए और डी। तो सेकंड सुनना, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, या आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. यानी magnetic flux with respect to time जितना fast change होगा, यानी मैग्नेट आप जितना तेजी से जितना fast move करेंगे उतना ज्यादा क्या इंड्यूस होगा, EMF. So these are the two laws. देख लेते हैं। फिर से सुनना, दोनों लॉज एक बार बता देता। फर्स्ट लॉ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो ही इंड्यूस ईएमएफ होगा, एंड सेकंड लॉ ये बोल रहा कि जितना फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों रिलेटेड है। पहला क्या बोल रहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकंड बोल रहा कि जितना फास्ट वो चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर से सुनो, whenever there is, पूरा लिखना, whenever there is changing magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in that coil. That EMF, yani magnitude of that EMF, magnitude of that induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Is directly proportional to rate of change of magnetic flux. तो दोनों को मिला के ये बनेगा इक्वेशन, E is equals to, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालो, ये फ्लक्स जितना फास्ट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा फर्स्ट। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, 1 ही ले लो, तो E is equals to d phi by dt. So this is Faraday's law और ये उसका इक्वेशन इन दोनों पर से। एक बार देखो, फिर रिपीट करेंगे। फिर से देखना, दोनों स्टेटमेंट सिंपल बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना फास्ट चेंज होगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे whenever there is changing magnetic field associated with the coil, EMF is induced in that coil. The magnitude of that induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. और ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ याद रखना, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव लॉ है, मतलब वो प्रॉपर्टी बता रहा खाली कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ, इट ओनली इंडिकेट द प्रॉपर्टी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इट इज क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो वैल्यू बताएगा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव लॉ। ये क्वालिटेटिव लॉ बिकॉज़ इट इज ओनली इंडिकेटिंग प्रॉपर्टी, इट इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता रहा है कितना है, तो इट इज क्वांटिटेटिव लॉ। फिर से देखना, ये क्वालिटेटिव लॉ बिकॉज़ इट इज ओनली इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टी। ये है क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटी बता रहा, क्वांटिटेटिव लॉ, ठीक है। फर्स्ट वाला है क्वालिटेटिव लॉ और सेकंड वाला क्वांटिटेटिव लॉ। क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वालिटी बता रहा कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगा,
जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा और ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ये क्वांटिटेटिव लॉ, ये क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटी बता रहा है। देखो तो इसमें फाई क्या है अपना फ्लक्स, वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगी या डिक्रीज, तो क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ। ये जितना फास्ट चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, डायरेक्ट रेडिएशन थर्मल रेडिएशन। देख लो एक बार, तो ये हो गए अपने फैराडेज लॉ, देख लो बेसिक है। अब उसके बाद है लेंसेज लॉ, पर फिर वही आधा घंटा और चलेगा तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये बेसिक है, बेसिक अच्छे से देख लो, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। सेकंड ये बता रहा है कि जितना फास्ट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटी बता रहा, प्रॉपर्टी बता रहा। सेकंड इज क्वांटिटी बता रहा, इसलिए क्वांटिटेटिव लॉ। दोनों को मिला के इक्वेशन बन गई, E = dϕ/dt। अब लेंस में उसमें थोड़ा चेंज किया था, लेंसेज लॉ है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फैराडेज के दोनों एक्सपेरिमेंट देखो। और ये तो अब याद रखना, ये चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो कॉइल के बाजू में, तो कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ या करंट। इसलिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ इंड्यूस होगा किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, लेंसेज लॉ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।